नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। भारत में प्रतिवर्ष 1000 से अधिक फिल्में बनती हैं, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। इतनी फिल्में तो हॉलीवुड वाले भी नहीं बनाते हैं। परंतु बॉलीवुड की अधिकतर फिल्मों की जो विषय वस्तु है वो लव, सेक्स, रोमांस, मार धाड़ के इर्द गिर्द ही घूमते रहती है। बॉलीवुड में विज्ञान, अध्यात्म से संबंधित फिल्में बहुत कम बनती हैं। हाँ, साउथ इंडस्ट्री में ज़रूर कुछ फिल्में बनती हैं जो कि विज्ञान और अध्यात्म से संबंधित होती हैं। यही कारण है कि उत्तर भारत के लोग भी आजकल साउथ की फिल्मों को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। भारतीय सिनेमा में हमेशा से ही मसाला फिल्मों का बोलबाला रहा है। ये अधिक संख्या में बनती भी थी और इनको दर्शक भी अधिक पसंद करते थे। ऐसे ही फिल्में हिट, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर होती रही हैं। पर ऐसा नहीं है कि इन मसाला फिल्मों के बीच में कुछ मीनिंगफुल फिल्में, यथार्थ से संबंधित फिल्में या रियल घटनाओं पर आधारित फिल्में नहीं बनती थी। इन्हें उस समय पैरेलल सिनेमा कहा जाता था। मृणाल सेन, बासु चटर्जी जैसे जो डायरेक्टर थे इसी तरह की फिल्में बनाते थे। लेकिन ये फिल्में इतनी कम बजट की होती थी कि सिनेमा घरों तक पहुंच नहीं पाती थी, और ये जो सिनेमा घरों तक पहुंचते भी थे तो दर्शक उन्हें पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इस तरह की फिल्में बोरिंग और डॉक्यूमेंट्री टाइप की होती थी। मेरा ये मानना रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी काम कर रहा है उसी काम से वो प्रॉफिट कमाता है, और प्रॉफिट कमाता है तभी अपने मन के हिसाब से चीज़ों को कर पाता है। लेकिन ये जो पैरेलल सिनेमा की फिल्में बनती थी डॉक्यूमेंट्री टाइप की, इसमें प्रॉफिट होता नहीं था। ये फिल्में अपनी लागत भी नहीं वसूल पाती थी यदि सिनेमा घरों तक पहुंच गई तो। इसलिए ऐसे फिल्मकार जो मीनिंगफुल फिल्में बनाते थे वो या तो उस समय की सरकारों पर निर्भर हो गए या वामपंथियों के सिस्टम पर निर्भर हो गए। इसीलिए आगे चल के ये फिल्मकार वामपंथियों के लिए प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने लगे, जो कि या तो फिल्म फेस्टिवल्स में ही दिखाई जाती थी या सरकारी कार्यक्रमों तक ही सीमित रह गई। ऐसी फिल्में आम जनता तक नहीं पहुंच पाती थी, और इसीलिए आम जनता जो है सलमान खान, शाहरुख खान की मसाला फिल्मों को देखने के लिए ही विवश थी। परंतु अभी हाल के दशकों में इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अब ऐसी फिल्में बनने लगी हैं जो कि सत्य घटनाओं पर आधारित हैं, और इस प्रकार बनने लगी हैं कि ये कॉमर्शियली सक्सेसफुल भी हों। इस प्रकार की फिल्में बनाने में अक्षय कुमार सबसे आगे हैं, जिन्होंने एयरलिफ्ट, रुस्तम और स्पेशल 26 जैसी फिल्में दी। लेकिन ये जो सभी फिल्में अक्षय कुमार की हैं, जो भी सत्य घटनाओं पर आधारित मूवीज़ बन रही हैं, ये किसी ऐसी घटना पर आधारित नहीं थी जो कि बहुत बीभत्स हो और इतिहास की दर्दनाक घटनाओं पर आधारित हो। अधिकतर देखा गया है कि बीभत्स और दर्दनाक घटनाओं पर बनने वाली फिल्में कॉमर्शियली सक्सेसफुल नहीं होती। परंतु विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने इस पूरे सिस्टम को पलट कर रख दिया है। वह लगातार ऐसी फिल्में बना रहे हैं जो कि बीभत्स घटनाओं पर आधारित हैं, दर्द से भरी हुई हैं, सीरियस नेचर की हैं, लेकिन इन सब के बावजूद इनकी फिल्में सुपर हिट हो रही हैं, ब्लॉकबस्टर हो रही हैं। सबसे पहले वो लेके आए थे बुद्धा इन अ ट्रैफिक जाम, जो कि अर्बन नक्सल्स पर आधारित है। नक्सलियों के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि ये लोग जंगलों में रहते हैं, हथियार लेके चलते हैं, आम जनता पर अत्याचार करते हैं, मार काट करते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं। लेकिन अर्बन नक्सल्स वो लोग होते हैं जो इन नक्सलियों को बौद्धिक समर्थन देते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हुए प्रोफेसर्स, लालू प्रसाद यादव जैसे राजनीतिज्ञ। अफजल गुरु के समर्थन में जेएनयू में हुए कार्यक्रम के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे कि किस प्रकार से अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाए गए थे। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगे थे। उसमें कन्हैया कुमार का जो रोल था वही अर्बन नक्सल्स का रोल होता है। ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, पीएचडी के लोग होते हैं, लेकिन ये लोग नक्सलियों का समर्थन करते हैं। तो कन्हैया कुमार जैसे लोग हैं अर्बन नक्सलियों में आते हैं। तो ये जो कहानी थी बुद्धा इन अ ट्रैफिक जाम, ये अर्बन नक्सल्स पर ही आधारित थी। 2014 में रिलीज हुई इस फिल्म को कई विश्वविद्यालयों में दिखाया गया था। जेएनयू और जादवपुर यूनिवर्सिटी में इस फिल्म को भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। बाबुल सुप्रियो, जो कि उस समय केंद्र सरकार में मंत्री थे, इस फिल्म के प्रीमियर के दौरान जादवपुर यूनिवर्सिटी में पहुंचे थे, तो उनको बंधक बना लिया गया था, और उनको रेस्क्यू करने के लिए उस समय राज्यपाल को वहां पर आना पड़ा था। उसके बाद ये लेकर आते हैं द ताशकंद फाइल्स, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के रहस्यमय मृत्यु पर आधारित होती है। यह फिल्म भी सुपरहिट साबित होती है। द ताशकंद फाइल्स की सफलता के बाद विवेक रंजन अग्निहोत्री जी लेके आते हैं द कश्मीर फाइल्स, जो कि कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार पर आधारित थी। मात्र 15 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए 350 करोड़ की कमाई करती है। अब विवेक रंजन अग्निहोत्री जी लेकर आ रहे हैं द वैक्सीन वार, जो भारत में स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के निर्माण पर आधारित है। इस वैक्सीन का बहुत विरोध हुआ, विदेशों में नहीं देश के ही कई लोगों ने इसका विरोध किया। जब इस वैक्सीन का
का निर्माण और निर्यात अपने चरम पर था तो ब्राज़ील के एक मैगजीन में इस वैक्सीन के विरुद्ध एक आर्टिकल छपता है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्राज़ील सरकार, जो कि 2 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दे चुकी थी, इस ऑर्डर को कैंसिल कर देती है। भारत में भी कई लोगों ने इस वैक्सीन का विरोध किया था। अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे थे कि जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, मॉडर्ना है, फाइज़र है, उनको क्यों नहीं ला रहे हैं मोदी जी। लेकिन सरकार चाहती थी कि जो कोवैक्सीन है उसको प्राथमिकता दी जाए, वही लोगों को लगाई जाए। उसके बारे में तरह तरह की बातें फैलाई जा रही थी, लेकिन फिर भी जो सरकार है और इस कंपनी के जो निर्माता है बायोटेक, इसके साथ खड़ी रही। और आज हम सभी देखते हैं कि जो कोवैक्सीन है इसके ऊपर कई सारी रिसर्च हुई तो ये सबसे कारगर वैक्सीन सिद्ध हुई। फाइज़र के बारे में तो कई सारी चीज़ें निकल के आई कि काफ़ी ये नुकसानदायक है। वैक्सीन वार के ऊपर फिल्म बनना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब पूरे विश्व में कोरोना फैला तो यह बातें भी चली कि कोरोना जो वायरस है प्राकृतिक नहीं है, यह मैन मेड है, इसे बनाया गया है। और इसके पीछे हैं बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां जो चाहते हैं कि पूरे विश्व जो है इस कोरोना से संक्रमित हो और वो इसकी वैक्सीन बनाए और वैक्सीन बेच के एक मोटा मुनाफा कमाए। चूँकि भारत एक ऐसा देश है जो चीन के बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, तो भारत एक बहुत बड़ा बाजार साबित हो सकता था वैश्विक कंपनियों के लिए यदि भारत स्वयं अपनी वैक्सीन नहीं बनाता तो। और दूसरी बात यह भी चलती है इस कोरोना महामारी के बारे में कि ये जो पूरी महामारी फैलाई गई अमेरिका के डीप स्टेट द्वारा, चाइना के डीप स्टेट द्वारा, कि ऐसे लोग जो किसी काम के नहीं हैं, जैसे 65 वर्ष से अधिक के लोग जो कि अनेक बीमारियों से ग्रसित हैं, वो समाप्त हो जाए, पृथ्वी पर जो जनसंख्या का बोझ है वो कुछ कम हो जाए। तो इस तरह की बातें भी चलती थी। तो ऐसे में भारत का अपना स्वदेशी वैक्सीन बनाना एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता था। ऐसा भारत में पहली बार हुआ कि कोई महामारी फैली और भारत उन चुनिंदा देशों में रहा जिसने वैक्सीन बनाई और पूरे विश्व को एक्सपोर्ट किया। नहीं तो हमेशा यही होता रहता था कि महामारी फैलती थी और भारत अन्य देशों से भीख मांगता रहता था। तो एक बहुत ही युगांतकारी घटना हुई भारत में कि भारत के वैज्ञानिकों ने कोरोना महामारी के फैलने के कुछ समय में ही पूरे जतन के साथ बहुत ही शीघ्र ही वैक्सीन बना के दिया। क्योंकि जिस प्रकार की थ्योरियाँ चल रही थी कि ये महामारी फैलाई गई है, मैन मेड है, तो जो विदेशी कंपनियाँ थी, अमेरिका की फाइज़र, मॉडर्ना, इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि महामारी फैलने से पहले ही ये लोग इस वैक्सीन पे काम करना शुरू कर दी थी। तो ये जो भारतीय वैक्सीन है कोवैक्सीन, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता था उनसे कम्पिटिट करना, उतने कम समय में वैक्सीन मार्केट में उतारना, जो कि कोवैक्सीन ने किया। तो इसलिए फिल्म का बनना ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा नहीं है कि विवेक रंजन अग्निहोत्री पहले से इस तरह की फिल्में बनाते थे जो कि समाज में सकारात्मक योगदान थे। पहले वो भी अन्य बॉलीवुड के डायरेक्टर्स, निर्माता, निर्देशकों की तरह फिल्में बनाते थे। लव सेक्स पे आधारित फिल्में ही वह भी बनाया करते थे। विवेक रंजन अग्निहोत्री भी पहले द हेट स्टोरी, चॉकलेट, दे दनादन गोल, इसी तरह की बॉलीवुड टाइप की फिल्में बनाया करते थे। लेकिन जैसा हर महान व्यक्ति के जीवन में एक क्षण आता है, एक ऐसी अवस्था आती है कि उनको आत्म साक्षात्कार होता है, उनके मन में इस तरह की बातें उठती हैं कि पैसा तो सब कमा रहे हैं, खाना भी सब खा रहे हैं, लेकिन आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं, समाज में कौन सा योगदान दे रहे हैं। तो विवेक रंजन अग्निहोत्री के जीवन में भी इस तरह की चीज़ें आती हैं और वो एक तरह से पूरी तरह परिवर्तित हो जाते हैं और इस तरह की फिल्में वो बनाना शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो उनकी इस तरह की फिल्म आई थी बुद्धा इन अ ट्रैफिक जाम, उसके बाद द ताशकंद फाइल्स, अब आई है कश्मीर फाइल्स, आने वाली है द वैक्सीन वार। इसके बाद इस तरह की कई सारी फिल्में, द दिल्ली फाइल्स भी आने का उन्होंने घोषणा कर चुके हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली यह है कि इस तरह की फिल्में जो बना रहे हैं बुद्धा इन अ ट्रैफिक जाम के बाद, तो इन सभी फिल्मों के वो डायरेक्टर होने के साथ प्रोड्यूसर भी हैं। जैसा कि मैंने बताया, भारत में अधिकतर फिल्में लव, सेक्स, रोमांस, इसी के इर्द गिर्द घूमते रहती हैं और पाकिस्तान में जो फिल्में बनती हैं वो हिंदू मुस्लिम पे ही बनती रहती हैं। हिंदुओं को काफिर दिखाने में ही उनकी अधिकतर फिल्में चलती हैं। तो जो फिल्में होती हैं वो उस देश का आईना भी होती हैं। भारत में इस तरह की फिल्में बनती हैं तो दिखाता है कि भारत के लोग जो हैं यही तरह की चीज़ें पसंद करते हैं, भावुक लोग हैं, लव, सेक्स, रोमांस, इसी तरह की चीज़ें वो लोग पसंद करते हैं। और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इसी तरह के हिंदू, मुस्लिम, धार्मिक कट्टरता, इसी तरह की फिल्में देखते हैं। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अभी पाकिस्तान में 3 चर्च जला दिए गए, ईसाइयों पर वहाँ अत्याचार हो रहे हैं और ब्लास्फेमी के आरोप लगा के वहाँ पे ईसाइयों पे अत्याचार एक चल रहा है अभी। और हिंदुओं पे और सिखों के बारे में तो कहना है क्या, वो प्रतिदिन की बात है। तो जो फिल्में होती हैं वो किसी भी देश का आईना होती है कि वहाँ पे कैसी फिल्में बनती हैं, किस तरह के लोग हैं। तो भारत में इस तरह की फिल्में बनती हैं, पाकिस्तान में इस तरह की फिल्में बनती हैं। लेकिन जो कि विकसित देशों की फिल्में आप देखेंगे तो वहाँ पे साइंस से संबंधित कई सारी फिल्में बनेंगी, अध्यात्म से संबंधित फिल्में बनेंगी। अमेरिका, हॉलीवुड की फिल्में देखिए, एक से एक स्पेस पे फिल्में बनी हुई हैं, साइंस पे फिल्में बनी हुई हैं।
तो भारत में भी अब इस तरह की फिल्में बननी शुरू हो गई हैं, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से कश्मीर फाइल्स को जो सफलता मिली है, इतने बीभत्स विषय पर फिल्म बनाना, इतने डार्क विषय पर फिल्म बनाने के बावजूद भी 350 करोड़ की कमाई करना, दर्शक जो है भारत के वो हमेशा से मैच्योर रहे हैं। इस तरह की फिल्मों की डिमांड हमेशा से रही है, वो लोग चाहते भी हैं, लेकिन इस तरह की फिल्में बनती नहीं थी। बनती भी थी तो बहुत बोरिंग टाइप की, डॉक्यूमेंट्री टाइप की, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ नहीं बनती थी। द कश्मीर फाइल्स ने दिखाया है कि पूरे परिश्रम के साथ, पूरे लगन के साथ, अच्छी नीयत से, अच्छे विषय पे, चाहे वो दर्दनाक विषय ही क्यों ना हो, उस पर फिल्म बनाई जाए तो चलती अवश्य ही है। उसके बाद द केरला स्टोरी आई, वो भी इसी प्रकार के विषय को लेकर थी, लेकिन वो भी हिट हुई। तो इस तरह की फिल्मों का हिट होना अच्छा संकेत है। और आने वाले समय में जो कि प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको एक हौसला मिलेगा कि वो अच्छी विषयों पे फिल्में बना सकेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। द वैक्सीन वार 28 सितंबर को रिलीज़ हो रही है, आप लोग देखने अवश्य जाइएगा। 28 सितंबर को ही प्रभास की सालार रिलीज़ हो रही है, जिसको डायरेक्ट किया है KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील ने। यह काफ़ी मसालेदार और मार धाड़ वाली पिक्चर है। तो ये जो क्लैश होगा दोनों फिल्मों का, काफ़ी ही दिलचस्प हो जाएगा देखना। लेकिन विवेक रंजन अग्निहोत्री जी को लगता है अपने फिल्म में पूरा विश्वास है, तभी उन्होंने इसको सालार के सामने रखा है। सालार जो है लगभग 400 करोड़ के बजट में बनी है, और वैक्सीन वार का बजट काफ़ी 25-30 करोड़ बताया जा रहा है। तो अपेक्षा करते हैं कि फिल्म अच्छी होगी, विषय तो अच्छा है ही। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।